नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैथल पहुंचे राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला आज अपने निवास स्थान किसान भवन पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का काम ही लोगों को जाति पर लड़वाना है। बीजेपी लोगों को जाति और धर्म के आधार पर लड़वा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नाम ही जाति के आधार पर लड़वाना, भ्रष्टाचार करवाना, कब्जे करवाना, लोगों की संपत्ति लुटवाना, नौकरियां बिकवाना, उनका काम ही ये है। इसीलिए आप देख लीजिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं, परंतु अधिकारियों के दफ्तरों में दलाल जरूर बैठे। बीजेपी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ कैथल में पहुंचे रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी जाति के नाम पर आपस में लड़वाना ही बीजेपी का काम है। ये उन्होंने तंज कसते हुए और निशाना साधते हुए रणदीप सुरजेवाला ने यहां कहते हुए नजर आए। कैथल पहुंचने के बाद जो है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ना और लड़वाना बीजेपी का काम है। बता दें कि कैथल पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाना और बीजेपी खुद इसे चुनाव का एजेंडा बनाती है और जो है बीजेपी का काम बताते हुए उन्होंने यहां पर ये वक्तव्य दिया। साथ ही तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा रही है बीजेपी। ये राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि कैथल पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है? आखिरकार जो है कैथल में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया बीजेपी को लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लंबे 2 महीने के अंतराल के बाद राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे थे और उसके बाद कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है जब पत्रकारों ने उनसे बीजेपी सरकार के बारे में पूछा तो बीजेपी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि भाजपा का काम लोगों को जाति और धर्म के ऊपर लगाना है। इसको लेकर जो है उन्होंने भाजपा को मतलब कहीं भाजपा का बहुत निशाना साधते हुए नजर आए। इसके बाद फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के बाद जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। जी, और साथ ही साथ यहां पर उपचुनाव को लेकर भी क्या राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कांग्रेस को लेकर क्या स्टैंड की बात कही कुछ? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा, लेकिन स्पष्ट तौर पे यही कहा कि जो उपचुनाव है उपचुनाव में कांग्रेस जो है विजय होगी, क्योंकि लोगों को जो है बीजेपी से मन उबर चुका है और लोग जो है बीजेपी की को भली भांति जान चुके हैं और आगे जो है बीजेपी के चुनाव में आने वाले नहीं है। उनका यही कहना था कि आगे जो उपचुनाव होंगे या अपने पंचायत के चुनाव होंगे तो उसके अंदर जो है निश्चित तौर पे जो कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ही जीतेंगे। जी, जिस मीटिंग यहां पर ली उनके साथ साथ कौन कौन बड़ा चेहरा यहां पर उपलब्ध था? ऐसे में देखिए उनके जो चचेरे भाई थे सुदीप सुरजेवाला वो रहे थे और जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे लोकल वो रहे हैं। और फिलहाल अगर बड़े किसी नेता की बात करें तो बड़ा नेता कोई इस मीटिंग में नहीं था, सिर्फ वही आए थे। उनका किसान भवन के अंदर जो आए थे, किसान भवन के अंदर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और उनसे रूबरू हुए और उसके बाद जो है बीजेपी के ऊपर निशाना साधा। निशाना साधने के बाद जो है दोबारा से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए।
खबर कैथल से है, जहां एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आज भी देश में ऐसे ही खड़ी हैं। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हुई है। इसी को लेकर 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक विशाल रैली की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो इस बीच हमारे साथ लगातार जो है हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का बयान जो सामने आया है कि लगातार इतना मतलब इतने साल गुजर चुके हैं, देश को आजाद हुए हैं, और ऐसे में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जो साथियों के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम था, इसके अंदर पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है वीरेंद्र सिंह कैथल के अंदर पहुंचे थे। कैथल में जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी ही सरकार के ऊपर जो है निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश आजाद हुए काफी दिन हो चुके हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं आज भी देश में खड़ी हो रखी हैं। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप आने वाले दिनों में भाजपा को अलविदा कह सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूंगा। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और ऐसे चेहरे आगे लेके आएंगे जो चुनाव जीत सकते हो। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर ये भी कहते नजर आए कि भाजपा के अंदर हैं और भाजपा के अंदर ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो दोहरी रणनीति है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। हो सकता है कि वो विशाल रैली के अंदर जो है जो भीड़ है, भीड़ को देखकर ही जो अपनी जो रणनीति है वो तय करेंगे। फिलहाल जो है उन्होंने यही कहा है कि वो बीजेपी के अंदर है और बीजेपी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अलिन, यहाँ पर जो है 23 मार्च 2023 को जींद के अंदर जितनी बड़ी विशाल रैली के लेकर जो उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से ये किन मुद्दों को लेकर रैली का आयोजन किया जा रहा है और कौन कौन से बड़े चेहरे इस रैली में उपस्थित होंगे, इसको लेकर कुछ जानकारी अनिल? देखिए, उन्होंने चेहरों के बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया, लेकिन उनका यही कहना था कि 23 मार्च को जो है एक बड़ी विशाल रैली जो है जींद के अंदर आयोजित की जाएगी और उसके अंदर जो है उसके साथी जो संघर्ष के साथी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और मतलब अगला जो चेहरे हैं वो वहीं से निकालेंगे। एक तरफ तो उनका ये कहना कि उस रैली के अंदर से जो बड़े चेहरे हैं वो निकाले जाएंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, और दूसरी ओर ये कहना कि बीजेपी के अंदर रहेंगे। कहीं ना कहीं उनकी जो दोहरी रणनीति है वो सामने आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि मार्च के अंदर जो रैली होगी उसके अंदर कोई रणनीति अपनी बनाए, लेकिन फिलहाल उनका यही कहना है कि वो बीजेपी के अंदर ही रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल, यहाँ पर ये जो जिस तरीके से हमलावर दिखाई दिए और जिस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा और जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में उन वक्तव्यों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं वो नाराजगी व्यक्त सामने निकल कर आ रही है अनिल। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी जो नाराजगी है वो सामने आई है, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचारी हो, तो उनको लेकर जो है लगातार जो है सरकार के ऊपर और आला अधिकारियों के ऊपर निशाना साधना जो है कहीं ना कहीं उसका ये मतलब शैली नजर आ रही थी कि वो अपनी पार्टी से और जो उनकी कारगुजारी है उनसे नाराज है। इसके चलते हो सकता है कि वो कोई नई पार्टी के अंदर चले जाएं या कोई अपना नया जो दल है बनाए। फिलहाल जो है अभी जो कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो फैसला है वो मार्च के अंदर ही होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अनिल आपका। आगे बढ़ते हैं। करनाल पहुंचे सांसद संजय भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एसवाईएल को लेकर फैसला आ गया है, इसलिए पंजाब सरकार को हरियाणा को जल्द से जल्द पानी देना चाहिए। तीसरे मोर्चे को लेकर सांसद ने कहा कि वैचारिक मतभेद वाले लोग पीएम मोदी को हटाकर देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। एक कार्यक्रम था सकून नाम से जो एनजीओ है, उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान के तहत लगभग 550 परिवारों में खुद पाइप और उसके ऊपर तिरंगा झंडा लहराकर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था हर घर तिरंगा अभियान, उसको सफल बनाया। और सबसे अच्छी बात है कि जिन घरों में तिरंगा लगा आज उन परिवारों के बड़े बुजुर्गों को बुलाकर और पुरानी यादें ताजा करते हुए आज उनके सम्मान में ये कार्यक्रम रखा गया। मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लाइवली कार्यक्रम है और सब लोग
बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री गुरुग्राम में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की, जहां सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान एजेंडे में शामिल 19 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें से 16 समस्याओं का समाधान हुआ। सीएम ने मौके पर ही करते हुए समिति के सदस्यों से बात भी सुनी। इस दौरान सीएम ने कई मुद्दों पर बात अपनी भी रखी। सीएम ने नौकरी लगवाने और लेनदेन के मामले में तत्कालीन एसएचओ को निलंबित किया, साथ ही डीडीए के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। वहीं गुरुग्राम के सेक्टर 23 में दुकान के सामने रेहड़ी हटाने के मामले में सीएम ने आदेश दिए और कहीं दुकान के सामने रेहड़ी लगाई तो कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ मार्किंग और पार्किंग को लेकर भी यहां पर सीएम अवैध माइनिंग को लेकर भी बयान दिया और साथ ही सख्त रुख अपनाते हुए यहां पर जो है कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं सीएम ने सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में कहा कि सीबीआई जांच के लिए गोवा पुलिस से कहा गया है। गोवा पुलिस की जांच जारी है, परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो सीबीआई की जांच होगी। मित्रों, आज पहली बात तो यह है कि ये ग्रीवेंस मीटिंग थोड़ा डिले हुई, लगभग 3 महीने के बाद हुई है। कुछ कारण रहते हैं, ज्यादा तो मेरे ही कारण होते हैं, बाकी तो मैं किसी के ऊपर नहीं इसका दोष पड़ सकता। फिर भी आज 19 जो विधिवत फॉर्मली जिन ग्रीवेंसेस को रखा गया था और उसके अतिरिक्त भी बाद में मेंबर्स ने कुछ और विषय रखे, कुछ सुझाव रखे, कुछ नीतिगत बातें रखी, उसका भी हमने जवाब दिया। तो जो 19 थी उसमें से 16 का समाधान ये तुरंत किया गया है और 3 ऐसी हैं जो अगले बार की मीटिंग के लिए जिनको पेंडिंग रखा गया है, उसमें अभी निर्णय पूरे नहीं हुए हैं। उधर बीजेपी विधायक दुड़ाराम के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक के ड्राइवर सुभाष ने विधायक के पीए राजवीर पर नौकरी के लिए 85 लाख रुपए लेने के इल्जाम लगाए हैं। ड्राइवर का आरोप है कि न तो पैसे देने वालों को नौकरी मिली, न ही उनके पैसे वापस किए गए, जिसको लेकर ड्राइवर सुभाष और उसकी पत्नी और कुम्हरिया गांव के ग्रामीण विधायक के घर के बाहर 3 दिन से धरना दे रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस जबरदस्ती धरने से उठाकर पुलिस लाइन ले गई। वहीं इस मामले में हिसार से आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी ने फतेहाबाद पहुंचकर कहा कि विधायक की संपत्ति की जांच होनी चाहिए और पीड़ित ड्राइवर से लिए गए पैसे भी उसको वापस मिलने चाहिए। साहब को कि पर्ची खर्ची देखो ये अंडर लग रही, यानी कि संपत्ति की जांच तक होनी चाहिए। मैं तो कहूँ ये ईडी वाले जो फालतू अंडा है विपक्ष के ऊपर छापे मारते, अरे ये बड़े बड़े बागड़ बिल्ले बैठे, इनका भी मार लिया करो कभी कभार, कभी धूड़ाराम जी के घर भी आ जाया करो, सीबीआई वालों, ईडी वालों। मैंने पैसे दिए थे नौकरी के नाम पे राजवीर इसके पीए को, धूड़ाराम जी पीए को, ठीक है, मेरे पूर्व नहीं है। उसके बाद में जो आपने घटना है वो तो आपको पता ही है। नहीं, बताइए आप क्या मामला हुआ? पूरी दोबारा सारी बात बताओ। उसके बाद में मैंने इसको पैसों का आजकल करके इन्होंने मेरे पर जैसे मांगने वाले आए मेरे पास प्रेशर से मैंने जो घटना करी वो तो आपको पता ही है सब। आपने मेरी बात सुनो, पता क्या मामला नहीं होता है, बताओ तुम, आप अपनी पूरी बात बताइए, पता तो हमारे को सारा ही है। आपने क्या पूरा मामला? मैंने सुसाइड कराया था, ठीक है जी, ये घबराए हुआ कोशिश की थी आपने, ठीक है। उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे। ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घरवाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया। उसमें ये लिखा गया कि इसके है ना अटैक आ गया है। तो मेरा लड़का है उसने साइन करवा लिए लड़के के, घरवाली ने पढ़ा तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात खराब हो गई है, सैकल हॉस्पिटल की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये क्या नाम रहे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूंगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता। मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता। ये बात है सर। कितने पैसे दिए थे? कितने लोगों को? मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप किसी बंदगी है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें।
अच्छा, तो इनसे आपने पैसे लेके किसको दिए? राजवीर इसके पीए को नौकरी लगवाने के नाम पे। हाँ बिल्कुल जी। तो पर बंदा कितने कैंडिडेट कितने टोटल कितने पैसे थे जी? ये 85 लाख रुपए है शायद। 85 लाख रुपए दिए। हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ राजवीर को लिया के दिए जी। तो राजवीर ने क्या कहा था अभी किसको देने हैं, कैसे लगेंगे नौकरी, क्या है? उसके बचाने के लिए धूड़ाराम ने दिन रात एक कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको लगता है अभी ये पैसे राजवीर ने धूड़ाराम जी को दिए हैं उसके बाद? मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक धूड़ाराम दिन रात एक कर रखी थी भाई, कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो। आपका ये आरोप है कि राजवीर ने पैसे धूड़ाराम को दिए हैं? आइए है जी। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस कप्तान को, एसपी को एप्लीकेशन दीजिए, और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने इसे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई। मैं तो दूध का दूध पानी का होना चाहिए, कोई गलत बात मेरे तो फिर आपके घर के बाहर आज धरना क्यों दिया? मैं तो कहा आओ, कोई ज्ञापन देना ज्ञापन दीजिए, मेरे को ज्ञापन दे, मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, एसपी को कोई दिक्कत नहीं। आना एमएलए से मिलिए, कौन मैं बैठा मिलने के लिए बैठा, आगे मिले। धूड़ाराम बिश्नोई का रिश्तेदार है सुभाष बिश्नोई, इस चीज में सुभाष बिश्नोई और धूड़ाराम बिश्नोई जिम्मेवार है, हमारे कुछ भी हो सकता है। तो मैं समय का मरीज हूँ, कुछ भी हो जाए, इन दोनों ने ना छोड़ के मेरे भाई प्रशासन में लठ ना मारियो, ये हमारे भाई बेटे, ये मजबूर है, उन्हें ना छोड़िए। उधर बहादुरगढ़ में सड़क का सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से लाखों रुपए से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार की ओर से घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं घटिया निर्माण कार्य को लेकर बीजेपी नेता ठेकेदार के बचाव में आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा है कि सड़क की तराई जनता करे, ठेकेदार जेब में पानी थोड़ी ना लेकर भट जाएगा। क्योंकि उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में समान विकास की धारा बह रही है, पूरे हरियाणा में विकास कार्य हो रही है। और आज बहादुरगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने एक रास्ता है जो शक्तिनगर और ये साथ वाली कॉलोनी है, आदर्श नगर, देवनगर, इन कॉलोनियों को डीआईजी कॉलोनी, इन कॉलोनियों को सेक्टर 13 से जोड़ने वाला रास्ता है। तो ये नहर के साथ साथ पटरी वाला रास्ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट प्लान से लगभग 30 लाख रुपए की राशि से ये विकास कार्य मंजूर किया है। ये देखे कंपनी ये निर्माण बना रही है, ये आपके सामने है, नहीं तो नीचे बैस डाल रखा है, कुछ भी मतलब रोडी भट्ठे का खोरा ले आके डाल दिया इन्होंने। और ये मैं मानता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में टूट जाएगा ये रोड। इसका अच्छा निर्माण नहीं लगा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अधिकारियों के पास फोन कर दिया, अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे। आड़े 1 इंच की रास्ता करती ये सारा खत्म हो गया, अभी तो बनाया ना, ये टूट लिया। घटिया सामग्री के चलते सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इसमें बड़े नेताओं की मिलीभगत के चलते अधिकारी लोग जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते घटिया सामग्री का इस्तेमाल इस सीसी रोड पर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाढ़ड़ा में नगर पालिका का दर्जा खत्म कर पंचायत का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। आज ग्रामीणों के प्रदर्शन का चौथा दिन है। वहीं हांसावास और बाढ़ड़ा के ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए क्रांतिकारी चौक पर स्थानीय विधायक नैना सिंह चौटाला का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की।
उधर हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर के साथ रोहतक में मारपीट का मामला सामने आया है। बहादुरगढ़ डिपो की बस रोहतक से होते हुए हिसार गई थी। वापसी के दौरान रोहतक में प्राइवेट बस संचालकों ने रोडवेज कंडक्टर के साथ मारपीट की। यूनियन के प्रधान विजय कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ डिपो की जब बस रोहतक पहुंची तो वहां पर प्राइवेट बस संचालकों ने कंडक्टर संदीप के साथ पहले कहासुनी की और बाद में उसके साथ मारपीट की गई। प्राइवेट बस संचालकों ने अपने साथियों को एक कार में बुलाया और कंडक्टर संदीप के साथ जमकर मारपीट की गई, जिसके बाद रोडवेज कंडक्टर संदीप ने भागकर अपनी जान बचाई। मामले की जानकारी जब रोडवेज कर्मचारियों के पास पहुंची तो सभी ने इसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि प्राइवेट बस संचालक और उसके साथियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और तुरंत गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हरियाणा रोडवेज कर्मचारी भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विजय कुमार प्रधान एसकेएस, विजय माजरा प्रधान एसकेएस, संबंधित हरियाणा रोडवेज वर्कर्स रजिस्टर नंबर 1 आज दिनांक 10/9/2022 को समय करीबन 12:10 पे हमारे हरियाणा रोडवेज बहादुरगढ़ सब डिपो की बस हिसार से बहादुरगढ़ जा रही थी। तब रोहतक स्टैंड पे पहुंची तो उसमें से 2-3 बंदे आए और परिचालक को कहने लगे कि गाड़ी को बाहर ले जा। जब वो सवारी उतार रहा था तो उसने बोला कि मैं सवारी उतार देता हूँ। बोला चल तू बाहर आ जा, तेरे को हम वहां देखेंगे। उधर सीएमओ उड़नदस्ता गुरुग्राम और एक्साइज विभाग ने बादशाहपुर एरिया में चल रहे अवैध आहते पर छापा मारकर आहता चला रहे राकेश कुमार सिन्हा और सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया है। टीम ने मौके से कार्ड स्वैपिंग मशीन, पेटीएम स्कैन मशीन और बिल बुक को जब्त कर अवैध आहता चलाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।